आज हम पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या होता है। मान लो ये एक सर्किट है, इसमें दो रेजिस्टेंस यानी दो प्रतिरोध, एक ए बी और एक बीसी जोड़े गए हैं एक सेल के साथ। हम जानते हैं कि ये जो है ये संयोजक तार है। ये संयोजक तार में ऊर्जा का व्यय नहीं होता। ऊर्जा का व्यय किसमें होता है? ये जो रेजिस्टेंस वायर है, ये जो प्रतिरोधी तार है बीसी या एबी, इन दोनों में जब आवेश चलेगा तो उसको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा कौन व्यय करेगा? ये सेल। तो अगर मान लो हमें यह निकालना है कि ए व बी के बीच का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल माने होता है छोर, सिरा, यानी ए व बी के ए और बी सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, उसी को हम कहेंगे टर्मिनल यानी छोर के बीच का, ए व बी के छोर के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लो Q आवेश यहां से यहां तक आया, तो यहां से यहां तक आने में अगर मान लो उसे W कार्य करना पड़ा, तो W बाई Q कहलाएगा A व B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, या कहें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल विभवांतर। इसी प्रकार से अगर मान लो B व C के बीच का निकालना है विभवांतर, तो इसका मतलब यह होगा अगर मान लो Q आवेश यहां से यहां तक चला, C से B तक चला, C से B तक चलने के लिए Q आवेश को अगर मान लो W डैश कार्य करना पड़े, तब उस दशा में B व C के बीच का टर्मिनल विभवांतर होगा W डैश बाई Q। कहने का मतलब है कि अगर Q आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक चलने में किया गया कार्य W हो, तो W बाई Q को कहेंगे उन दोनों छोरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर। या एक और रूप में परिभाषा को कह सकते हैं कि आपने Q से भाग दे दिया, तो इसको आप कह सकते हो एकांक आवेश को यानी पर यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे हम V से व्यक्त करते हैं। और मात्रक तो हमने पहले ही पढ़ा था, जूल प्रति कूलाम, या संक्षेप में इसको कहते हैं वोल्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट रीडिंग देखें, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखें। ये मान लो कोई रेजिस्टेंस वायर है, इसको आपने एक सेल से जोड़ रखा है। सेल के अंदर घोल होता है। जैसे अगर शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, तो इसके अंदर लेई के रूप में, पेस्ट के रूप में होता है। और अगर संचायक सेल है तो उसके अंदर घोल के रूप में होता है। तो जब भी चार्ज चलता है, जब भी आवेश चलता है, तो जो बाहर वाला परिपथ है, जो एक्सटर्नल सर्किट है, उसमें ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसके अंदर जब आवेश चलता है तो उसको कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कौन देता है? सेल देता है। उसी प्रकार से सेल के अंदर का जो घोल है, इस घोल को पार करने में भी ऊर्जा का क्षय होता है। और ऊर्जा भी कौन देता है? सेल देता है। तो बाहर, सेल के बाहर यानी बाह्य परिपथ में, एक्सटर्नल सर्किट में
आवेश के मार्ग में जो बाधा पैदा होती है, जो रेजिस्टेंस लगता है, उसको हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो सेल के अंदर का जो घोल है, इसके अंदर जब भी आवेश गुजरता है, जब आवेश चलता है, तो सेल के अंदर का जो घोल है ये भी आवेश के मार्ग में यानी चार्ज के मार्ग में बाधा पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। और उस बाधा को हम कहते हैं आंतरिक बाधा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, आंतरिक बाधा कहते हैं, आंतरिक बाधा उसको कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में दो बाधाएं होती हैं, एक बाह्य बाधा होता है यानी बाह्य प्रतिरोध, और उसी प्रकार से सेल के अंदर का जो घोल है वो भी बाधा पैदा करता है आवेश के मार्ग में, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक बाधा कहते हैं। तो इसको फिर से सुनिए। सेल के अंदर का जो घोल है वो आवेश के मार्ग में, या यूं कहें वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा पैदा करता है, उसी बाधा को हम आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से इसका डिफिनेशन देख लें। सेल के अंदर का जो घोल है वो वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा पैदा करता है, उसको हम उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, हमें देखना है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये किन किन कारकों पर, किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है। पहला, ये डिपेंड करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। अगर सेल के प्लेटों के बीच की दूरी अधिक है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला हो गया। दूसरा ये कहता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये प्लेटों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे आप बैटरी में देखें, इसमें लिक्विड पड़ा होता है, ऐसे प्लेट उसके अंदर डूबा होता है, तो इस प्लेट का जितना एरिया डूबा हुआ है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ज्यादा क्षेत्रफल डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, अगर कम क्षेत्रफल डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात, जो इसके अंदर का जो घोल है उस घोल की सांद्रता, यानी अगर घोल गाढ़ा है, अधिक सांद्र है, अधिक कंसंट्रेटेड है, तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। और अगर उसके अंदर का घोल हल्का है, तनु है, डाइल्यूट है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। यानी जितनी अधिक घोल सांद्र होगा, जितनी अधिक घोल गाढ़ा होगा, कंसंट्रेट होगा, उतनी ही अधिक आंतरिक प्रतिरोध होगा। और ये भी जान लें कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये कांस्टेंट नहीं होता। हम जैसे जैसे सेल को यूज करते हैं, जब यूज करते हैं सेल को, तो धीरे धीरे करके आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध के संबंध में। अब हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध, यानी कैपिटल ई और कैपिटल वी में संबंध, इनके बीच
रिलेशन आपको स्थापित करना है। मान लेते हैं एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कैपिटल ई है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस वो स्मॉल आर है। इसे एक बाह्य प्रतिरोध जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है इसके साथ जोड़ा गया है। इसमें हमने एक कुंजी लगा दिया कि एक अमीटर लगा दिया जो धारा को मापता है। मान लो कि इस सर्किट में अगर स्मॉल आई करंट स्मॉल टी सेकेंड तक बह रहा हो, स्मॉल आई धारा स्मॉल टी समय तक अगर प्रवाहित हुआ हो, तो हमने पढ़ा है I बराबर Q बाई टी या Q बराबर क्या होगा I इंटू टी। फिर देखिए हमने पढ़ा कि सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, तो Q आवेश को प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी, W बराबर E इंटू क्यू। हमने कल पढ़ा था विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W बाई क्यू। अगर Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल W जूल ऊर्जा व्यय करता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W बाई क्यू होता है या W बराबर E इंटू क्यू, यानी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर E इंटू क्यू। अब देखिए यहां से Q का मान लाकर रखें तो E Q माने क्या है I इंटू टी, ये W की वैल्यू आ गई I इंटू ई आई टी। अब देखिए अगर मान लो कि ये जो हमने प्रतिरोध लिया है कैपिटल आर रेजिस्टेंस, इसके सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी हो। टर्मिनल विभवांतर का मतलब है कि एकांक आवेश को यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य कैपिटल वी है। फिर से सुनिए, अगर इन दोनों छोरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी है तो इसका मतलब है कि एकांक आवेश को यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य कैपिटल वी होगा। तो जिस तरह से हमने इसको लिखा, इसमें हमने क्या लिखा कि अगर Q आवेश को या यूं कहें स्मॉल आई करंट को पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर ई आई टी है। इसी प्रकार से बाह्य परिपथ में यानी यहां से यहां तक या यूं कहें यहां से यहां तक, क्योंकि सेल के बाहर ये जो आप देख रहे हो ये कनेक्शन वायर है, इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, केवल इस प्रतिरोध के अंदर होगा। तो सेल के बाहर यानी बाह्य परिपथ में अगर हमने विभवांतर कितना माना है कैपिटल वी, तो इसका मतलब है कि उसी Q आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कितना होगा, इसी अनुसार हो जाएगा वी आई टी। क्योंकि देखें E माने क्या है, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए किया गया कार्य, और जबकि V का मतलब होता है अंदर को छोड़ करके बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने के लिए किया गया कार्य। तो एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने के लिए किया गया कार्य अगर कैपिटल V है, तो बाह्य परिपथ में दी गई ऊर्जा W बाह्य बराबर क्या हो जाएगा वी आई टी। फिर से एक बार सुन लें, पूरे परिपथ का हमने निकाला W बराबर ई आई टी, क्योंकि E का मतलब होता है सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा एकांक आवेश के पीछे, और V का मतलब है अंदर छोड़ने सेल के बाहर बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए किया गया कार्य। तो उसको हमने क्या माना है, V माना है, इसलिए बाह्य परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होगी वो क्या होगी वी आई टी।
तो W बाह्य बराबर क्या होगा, VIT। सेकंड मान लें। इसी प्रकार से अगर हम सेल के अंदर का विभवांतर स्मॉल v मान लें, सेल के अंदर का विभवांतर स्मॉल v मान लें, तो इसी तरह से W आंतरिक बराबर हो जाएगा स्मॉल v IT। परंतु ये सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है V बराबर IR। तो इसके अंदर का विभवांतर स्मॉल v है, धारा क्या बह रही है, I, धारा क्या बह रही है, I। तो V बराबर स्मॉल I, अंदर का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r, तो स्मॉल r होगा। ये मान ला कर अगर यहां रखें तो W आंतरिक बराबर हो जाएगा, स्मॉल v के स्थान पर क्या रखना है, स्मॉल I स्मॉल r, तो स्मॉल I रखेंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये समीकरण हो गया थर्ड। अब देखें W बराबर क्या है, W बाह्य प्लस W आंतरिक। तो यहां लिखेंगे चूंकि W बराबर W बाह्य प्लस क्या, W आंतरिक, ला करके फर्स्ट सेकंड थर्ड से वैल्यू रखें तो W माने क्या होगा, EIT। W बाह्य का मतलब हो जाएगा VIT और W आंतरिक का मतलब हो जाएगा I स्क्वायर RT। इसमें हम IT कॉमन ले लें तो क्या आएगा, V प्लस IR EIT। IT काट दें तो E बराबर क्या आएगा, V प्लस I स्मॉल r। ये फार्मूला आया। ये हो गया विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध। इसके और भी एप्लीकेशन है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो अनुप्रयोग है, ये आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे।